वालेकुम स्टूडेंट। और क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। आज के लेक्चर में हम पढ़ाएंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आती है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन करने से पहले हम दो चीज़ें क्लियर करते हैं। एक हमारे पास ये एक्टिव मास, या यहाँ पर हम पहले लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा है एक्टिव मास। एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शंस का मतलब ये है कि स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट का मतलब ये कि स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी रिएक्शन की स्पीड की बात करें। जब रेट की बात होती है तो इसका मतलब ये कि ये रिएक्शन की स्पीड की बात हो रही है। यहाँ पर एक्टिव मासेस का मतलब ये है, ये वो मासेस होते हैं जो कि एक रिएक्शन का हिस्सा है, जो कि रिएक्शन का टेक पार्ट है। ये यानी हमारे पास एक्टिव मासेस, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल में लिखता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास एक हाइड्रोजन है, ये रिएक्शन कर रहे हैं आयोडीन के साथ, इसका प्रोडक्ट बनेंगे 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है। अब इधर हमारे पास ये जो दो चीजें आपस में कंबाइन हो रही है, यानी एक हमारे पास आयोडीन है और दूसरा हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन से। अब आपको पता है ये दोनों हमारे पास ये क्या है, रिएक्शन का ये रिएक्टेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्टिव मासेस, जो कि रिएक्शन का ये हिस्सा है। ठीक है, यानी रिएक्शन का टेक पार्ट ये दोनों है। तो ये दोनों आपस में, यानी रिएक्टेंट सब्सटेंसेस से हमको हम बोलते हैं कि हमारे पास एक्टिव मासेस है, जो कि रिएक्शन का एक हिस्सा है। रेट क्या होते हैं, रिएक्शन की स्पीड को बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन react with 1 mole oxygen to give the product 2 mole water। ठीक है। अब ये हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रही है। 2 मोल हाइड्रोजन, यानी ये हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रही है। तो ये 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन जो है, ये हमारा क्या है, एक्टिव मासेस है, यानी ये हमारे रिएक्शन का हिस्सा है। जो रिएक्शन का टेक पार्ट होते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्टिव मासेस। जबकि इस रिएक्शन की, इस एक्टिव मासेस की जो स्पीड होती है, कितनी स्पीड के साथ ये कंबाइन हो रही है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन की स्पीड्स को। ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इस डिफिनीशन में हम कहते हैं कि दिस लॉ स्टेट दैट, इस लॉ का स्टेटमेंट्स क्या है। इससे पहले याद रखिए हमारे पास 2 साइंटिस्ट थी, और ये नॉर्वेजियन केमिस्ट थी। एक का नाम था पीटर होग और दूसरे का हमारे पास नाम था गुलबर्ग। ये 2 साइंटिस्ट थी जिसने इस लॉ को पेश किया था। इसने बहुत सारी रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टडी की है, और इसने ये इस लॉ में इसकी स्टेटमेंट क्या है, दिस लॉ स्टेट दैट the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of active masses of reactant substances raised to the number of mole of the reactant substances from the balanced chemical equation। यानी इस लॉ की स्टेटमेंट हम ये कहते हैं कि ये लॉ हम ये कहते हैं कि मतलब दिस लॉ स्टेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जितना केमिकल रिएक्शन की स्पीड, मतलब जितना आपके पास एक्टिव मासेस ज्यादा होंगी, ये हमारे पास एक्टिव मासेस है, तो उतना उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। उनका डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं ये रिएक्टेंट सब्सटेंसेस की ऊपर, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किस चीज की, रिएक्टेंट सब्सटेंसेस की। इसका एग्जांपल हमारे पास, अगर आम अल्फाज में मैं इस एक रेट की और एक्टिव मास की बात करूं, फॉर एग्जांपल आप घर में 5 किलो चिकन ले आते हो। इस 5 किलो चिकन में आप 2 किलो फ्रीज में रखते हो और 3 किलो आप पकाते हो। तो ये जो 3 किलो बन रही है, पक रही है, ये रिएक्शन का हिस्सा है, ये आपका एक्टिव मास है। अब ये कितनी स्पीड के साथ ये बन रही है, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहां से हमारे पास मुराद, जितना आपके पास ये एक्टिव मास ज्यादा होंगी, तो उतना ये स्पीड के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, उतना उनकी स्पीड भी
ज्यादा होंगे। उनका इस लॉ की स्टेटमेंट ये है। इस स्टेटमेंट में हम ये कहते हैं कि जितना आपके पास, अगर आपके पास रिएक्टेंट सब्सटेंसेस, मतलब आपके पास रिएक्टेंट सब्सटेंसेस, लेट्स सपोज आपके पास कम है रिएक्टेंट सब्सटेंसेस, तो उसकी स्पीड भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी। रिएक्टेंट सब्सटेंसेस ज्यादा है तो इसकी स्पीड भी यानी रेट भी आपके पास ज्यादा हो जाएगी। ये इस लॉ स्टेटमेंट, इस लॉ की स्टेटमेंट ये है। अब इसमें की ये याद रखिए, इसको हम जो रेट होती है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस को हम एक्सप्रेस करते हैं, याद रखिए स्क्वायर ब्रैकेट से। ये हमारे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, जबकि इसकी जो यूनिट होते हैं वो हमारे पास है मोल डीएम क्यू। अगर आप यहां पर स्लैश लगाते हो तो फिर यहां पर माइनस आप लगाएंगे, यहां पर आप स्लैश नहीं लगा, यहां पर स्लैश नहीं लगाते हो तो फिर माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, मोल डीएम क्यू बन जाएगी। तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसकी यूनिट हमारे पास क्या है, मोल डीएम क्यू है। अब इसके लिए हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन अब लिखेंगे। हमारे पास A प्लस बी, ये हमारे पास कंबाइन होके इसका प्रोडक्ट क्या बनेगी, C प्लस D। ये यहाँ पर इसके लिए मोल लिखता हूं, इसका स्मॉल a से मैं रिप्रेजेंट करता हूं इसके मोल को, यहाँ पर इसको स्मॉल b से, इसको स्मॉल c से, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं d से, स्मॉल d से। ये इसकी क्या है, इसकी आप कह सकते हो कि ये हमारे पास एक्टिव मासेस है, या आप ये कह सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मोल्स है। ठीक है, अब हमारे पास पहले मैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिख रहा हूं, फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, मैं पहले फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए लिखता हूं, फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर इस फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए मैं इक्विलिब्रियम लिखूं तो फॉरवर्ड रिएक्शन में आपको पता है प्रोडक्ट हमारे पास Ca प्लस B, हमारे पास ये रिएक्टेंट सब्सटेंस है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास ये मूव कर रही है। तो मैं लिखता हूं रेट, मैं इसके लिए रेट लिखता हूं, रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, तो मैं R, और यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन को हमने कहा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट सब्सटेंसेस ऑफ A एंड B। और ये हमारे पास इसकी क्या है, इसकी मोल्स को हम ऊपर कोएफिशिएंट के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, पावर के फॉर्म में लिखेंगे। अब अगर यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को मैं हटा दूं और यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाऊंगा तो R, तो आपके पास ये क्या बन जाएंगी, यानी आपके पास R F इज, चूंकि पहले मैंने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे तो मैं यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाऊंगा, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमारे पास यहाँ पर क्या है, यानी R F जो है रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू, यहाँ पर मैं K लगाऊंगा, K हमारे पास क्या है, K F प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये प्रोडक्ट हमारे रिएक्टेंट सब्सटेंस हमारे पास A, और यहाँ पर हमारे पास B, और यहाँ पर मोल के फॉर्म में ये लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए। अब यहां पर मैं रिवर्स रिएक्शन के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, यानी रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शंस, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं फॉर रिवर्स रिएक्शन, फॉर रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए तो हमने ये लिख दिया। अब रिवर्स रिएक्शंस के लिए रिवर्स, तो आपको पता है ये हमारे पास, यानी हमारे पास रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ये है, जबकि रिवर्स डायरेक्शन में ये C प्लस D को इसकी डिकम्पोजिशन हो रही है और ये रिएक्टेंट इससे बन रही है। तो रिवर्स डायरेक्शन में अगर मैं लिखूं तो मैं यहां पर लिखूंगा R, और स्मॉल r फॉर रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ C और इसके साथ मोल, और यहां पर लिखिए D और इसकी मोल लिखिए स्मॉल d। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये रेट फॉर, यानी ये हमारे पास रेट फॉर रिवर्स रिएक्शन है। रेट फॉर रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ C एंड D, और इसके साथ इसकी पावर हमने लिख दिया, यानी मोल्स हमने यहाँ पर इसको, या एक्टिव मासेस भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा जिस तरह हमने यहाँ पर किया, तो R इक्वल टू, ये हमारे पास यहाँ पर एक K लगाऊंगा मैं, उनका ये हमारे पास क्या है, यानी रेट
कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, और इसकी प्रोडक्ट हमारे पास सी, और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट स्मॉल सी लिखी, और यहाँ पर हमारे पास डी, और यहाँ पर भी हमारे पास स्मॉल डी का मतलब है कि ये इसके क्या है, मोल्स है। तो रेट फॉर रिवर्स रिएक्शन एज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो है कांस्टेंट लगा दिया, इस मार्क का इसका कांस्टेंट है, और मैंने यहाँ पर लगा दिया के आर, तो ये बराबर है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सी एंड डी। अब अगर इस रिएक्शंस के लिए मैं इक्विलिब्रियम देखो, तो यहां पर मैं ऊपर वाले को थोड़ा सा रेस करता हूं ऊपर से इसको, अच्छा यहां पर हमारे पास ये तो हमारे पास एक फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए रेट, और एक हमारे पास रेट फॉर रिवर्स। अगर हम मैं अब इसके लिए इक्विलिब्रियम फॉर इक्विलिब्रियम के लिए, तो इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास क्या बन जाए, ठीक है। इक्विलिब्रियम के लिए आपको पता है हमारे पास, यानी इक्विलिब्रियम में यानी रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू, मैं यहां पर लिखूंगा रेट ऑफ रिवर्स आर लगाऊंगा, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास अगर मैं रेट फॉर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन लिखूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैं यहां पर एक कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू, इसके प्रोडक्ट का रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, ए एंड बी है, यहां पर स्मॉल ए इधर स्मॉल बी लगा है, ठीक है। अब हमारे पास, और इसको हमने इक्वल करना है रेट फॉर रिवर्स रिएक्शंस, ठीक है ना। तो रेट, तो यहां पर मैं सॉरी के आर लगाऊंगा इक्वल टू हमारे पास सी एंड डी होगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, यहाँ पर सी और इधर हमारे पास डी लग जाएगी, ठीक है। अब आपको पता है ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये जब लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगी तो ये बन जाएंगे, ये पास ये आपको पता है ये मल्टीप्लाई है, तो ये इस साइड पर ये जाएंगी तो ये हमारे पास बन जाएंगी किसके फॉर्म में, डिवाइड के फॉर्म में। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह लिखूंगा कि के एफ डिवाइड बाई के आर इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, उनका ये उधर डिवाइड, ये आपको पता है ये मल्टीप्लाई का काम है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएंगी, तो सी और डी ऊपर आ जाएंगी, और ये इस तरह नीचे आ जाएंगी हमारे पास ए नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म, ये हमारे पास बी और ये हमारे पास स्मॉल ए, ठीक है। अब इन दोनों कांस्टेंट की जगह मैं एक और कांस्टेंट लगाता हूं, और वो हमारे पास है के सी इक्वल टू हमारे पास सी और इसके मोल्स, और यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट डी और इसके मोल, और साथ ही रिएक्टेंट सब्सटेंसेस में हमारे पास ये और इसकी ये मोल्स, और ये हमारे पास दूसरा एक्टिव मासेस है या रिएक्टेंट सब्सटेंसेस है, और इसका मोल जो है ये बी है। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने फाइंड कर दिया, ये हमें लॉ ऑफ मास एक्शन में ये हमें बताते हैं, ठीक है। कि आपके पास कोई भी रिएक्शन हो, अगर इसका आप इक्विलिब्रियम स्टेट में लिख के लिखना चाहते हो, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी कैलकुलेशन से। तो हमने इक्विलिब्रियम पहले मैंने फॉरवर्ड के लिए किया, फिर मैंने रिवर्स रिएक्शंस के लिए किया, और ये लॉ जो है ये एप्लीकेबल है, याद रखिए, रिवर्स रिएक्शंस के ऊपर, ठीक है। इस लॉ की हमने स्टेट में नहीं पढ़ा, जितना आपके पास एक्टिव मासेस ज्यादा होंगी उतना आपके पास उसकी रेट भी ज्यादा होंगी। तो मैंने अगर दूसरा फॉर एग्जांपल कोई भी इक्वेशंस के लिए आप केसी को फाइंड करते, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास H2 ये रिएक्शन करते हैं आयोडीन के साथ, इसके प्रोडक्ट बन जाएंगी 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। अब इसका आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहते हैं, लिखते हो हमारे पास ऊपर आपको ये हाइड्रोजन आयोडाइड और इसका ये 2 मोल है, तो यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएंगी, और ये हमारे पास हाइड्रोजन और साथ ही ये हमारे पास बन जाएंगी आयोडीन। तो ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन के लिए हम केसी को इस तरह फाइंड कर दिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था लॉ ऑफ मास एक्शंस। इंशाल्लाह कल हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसकी यूनिट्स पढ़ेंगे। तो कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।